स्टूडेंट, मैं हूं भरत कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। और जैसा कि आपको पता है, अब ये लेसन बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग टू जेएनयू बीए फर्स्ट ईयर का ये फर्स्ट पेपर का 20 लेसन यानी लास्ट लेसन है। और इस लास्ट लेसन का आज ये 4th पार्ट है, ठीक है ना। तो आज 4th पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें जैसे मैं अब इससे जस्ट वाला जो पार्ट था उसमें मैंने बताया था कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है उसके बारे में समझाया था, जिसमें एकल संगठन मत पद्धति है उसके बारे में पढ़ा था और सूची प्रणाली के बारे में पढ़ा था। तो आज हम यही आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जिसको पढ़ा है उसके क्या गुण हैं और दोष, इनके बारे में यहाँ पे समझेंगे। तो आपको ध्यान देना है आगे। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है ना। और इनके हम क्या पढ़ेंगे अभी, गुण दोष, गुण और दोष। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे गुण कि इस अनुपातिक प्रणाली के क्या गुण हैं जिस वजह से इस प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए, ठीक है ना। इसके बारे में मैंने एक क्या है अनुपातिक पद्धति, तो इसके अंदर एकल संगठन मत पद्धति होती है और सूची, तो इनके बारे में मैंने इससे जस्ट वाला वीडियो है वो जिसमें स्टडी बनाया है, आपको पता है, मतलब बताया है कि क्या है, तो आप देख सकते हैं। आप गुण दोष की चर्चा हम इस वीडियो में कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट करेंगे, आपको ध्यान रखना है सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व, यानी इसका पहला गुण क्या है कि जो सभी प्रतिनिधित्व होते हैं उन सभी को उचित प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है ना। सभी जो प्रतिनिधि है, या हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि सभी वर्गों को, क्योंकि जितने भी वर्ग हैं उन सभी वर्ग को यहाँ पे प्रतिनिधित्व इस पद्धति में मिल जाता है। सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये इसका पहला गुण है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का। क्या? क्योंकि सभी वर्ग जो होते हैं अपने समाज में, उन सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने की जो व्यवस्था है, ठीक है ना, जो काबिलियत है, वो एक ये हम कह सकते हैं अपने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना है कि इस पद्धति के अंतर्गत, इस आनुपातिक पद्धति के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को ये थोड़ा नुकसान रहता है कि भाई अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये होता है ना। तो अब इसमें ध्यान रखना कि इस पद्धति में वो भी कमी दूर हो जाती है, क्योंकि इस पद्धति के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। जब व्यवस्थापिका में प्रत्येक वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है तो देश के प्रत्येक वर्ग को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो जाता है, तो प्रजातंत्र को अपने पूर्ण वास्तविक रूप में प्रकट किया जा सकता है। तो सभी वर्गों के अंतर्गत अल्पसंख्यक भी आ गए, तो इनको भी प्रतिनिधित्व मिल जाने की जो प्रक्रिया है, जो विधि है जिसके निर्वाचन होता है, वो एकल संगठन पद्धति और इसका ये गुण हो गया। दूसरा हम बात करें अल्पसंख्यकों में सुरक्षा भावना, ठीक है ना। अल्पसंख्यकों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। जो अल्पसंख्यक जितने भी हैं उन अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना होती है, क्योंकि उनको पता है कि भाई हम जनसंख्या में कम भले हो, लेकिन अगर इसी पद्धति को अपनाया जाए, इसी पद्धति के अकॉर्डिंग निर्वाचन होता है, तो हमारा भी जो प्रतिनिधित्व है, हमारा भी प्रतिनिधि है, वो वहाँ पे सरकार में बैठेगा। तो इस तरह से उनकी खुद की सुरक्षा हो सकती है, उनके अधिकारों की रक्षा हो सकती है, क्योंकि उनके प्रतिनिधि भी बैठेंगे वहाँ पे। इस तरह देखिए यहाँ पे कि अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान कर यह पद्धति बहुसंख्यकों के अत्याचारों को रोकती है और अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की जो भावना है, सुरक्षा भावना उत्पन्न करती है। इस प्रकार सभी वर्गों में राजनीतिक संतोष की भावना है वो व्याप्त हो जाती है। और तीसरा जो हम बात करें इसकी इंपॉर्टेंट की, वो सर्वथा प्रजातंत्रवादी, सर्वथा प्रजातंत्रवादी, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रजातंत्रवादी होना ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण इसका गुण है, ठीक है ना, इस पद्धति का महत्वपूर्ण गुण है। इसके बारे में देखिए कि प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है, और ये मतलब लोकतंत्र की जैसे बात करें तो प्रजातंत्र वही है। तो आधुनिक समय के प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्र में प्रत्येक वर्ग के लोगों को राष्ट्रीय व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व प्रदान करने का एकमात्र कह सकते हैं जो साधन है
वह है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, क्योंकि लॉर्ड एक्टन ने कहा है यह अति प्रजातंत्रवादी है, क्योंकि इनमें या इसमें इन सहस्त्रों व्यक्तियों को शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है और जिनकी वैसे कोई सुनवाई नहीं होती है, समानता के सिद्धांत के निकटतम है और क्योंकि किसी भी मत का अपव्यय नहीं किया जा सकता, प्रत्येक जो कह सकते कि हर एक जो मतदाता है उसका व्यवस्थापिका में सदस्य जरूर होता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये एक तरह से सर्वथा यानी पूरी तरह से प्रजातंत्र के अकॉर्डिंग ये चुनाव पद्धति है, एकल संघ मत पद्धति है, ध्यान रखना है। चौथा हम यहाँ पे ध्यान रखें इसका अपने महत्व गुण की बात करें तो चुनाव जुआ नहीं करते, इसके बारे में आप देखिए कि चुनाव जुआ नहीं करते, ठीक है ना, यानी एक तरह से जुआ की तरह नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये पद्धति इसमें ये कमी को खत्म कर देती है। साधारण बहुमत के अंतर्गत चुनाव परिणाम चुनाव के समय ही विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। इसी कारण चुनाव को जुआ कहा जाता है, क्योंकि चुनाव के समय बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियां होती है, बहुत सारे हलचल होती है पैसों का वगैरह, तो इसलिए जुआ होता है, तो मतलब उस समय से चुनाव होता है। लेकिन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में प्रत्येक वर्ग को अपनी संख्या के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार चुनाव में जुआ नहीं होता। यानी जो जिस जाति का उसके अकॉर्डिंग उसे प्रतिनिधि मिल जाता है, यानी कोई भी वर्ग है उसका प्रतिनिधि न चुने जाए या न प्रतिनिधि खड़ा न हो, ऐसा नहीं हो सकता है। हर एक वर्ग के प्रतिनिधि को अवसर मिलता है, तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है, जुआ नहीं होता इसमें चुनाव के समय। और पांचवा हम बात करें कि महत्वपूर्ण का, तो नागरिक चेतना का विकास होता है। यहाँ पे नेक्स्ट देखें, इसका जो अपन पांचवा कह सकते गुण है नागरिक चेतना का विकास, यानी इसके संदर्भ में ये समझना है कि सभी वर्गों को व्यवस्थापिका में उचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है। जब उचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है, ठीक है ना, तो इस तरह से लोग हर वर्ग में हर नागरिक में एक नागरिकता के तौर पर जिनके कर्तव्य क्या है तो वो उन्हें आभास होता है। तो इस तरह से हम ये ध्यान रखें कि ये जो आनुपातिक पद्धति है इसके द्वारा नागरिकों में चेतना का विकास होता है और वे सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति उदासीन नहीं होते। उन्हें पता होता है कि जब हमारा प्रतिनिधि है सरकार में तो हमारा उनके और समाज सरकार के प्रति क्या कर्तव्य है, तो वो उस कर्तव्य को पालन करते, कर्तव्य को निभाते हैं जब राज्य में रहते हो। तो इसी तरह से नागरिक चेतना का विकास होता है। 6 नंबर पॉइंट की बात करें तो मतदाता को अधिक स्वतंत्रता, मतदाता को अधिक स्वतंत्रता मिलती है। क्या मिलती है? स्वतंत्रता। अब इसको यहाँ पे ध्यान रखें कि फ्रीडम है वो इसमें मिलता है अपने जो मतदाता हैं उनके लिए। तो ये देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व में मतदाता अपने आचरण तथा विकल्पों के प्रयोग में अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र होते हैं कि मुझे किसको वोट देना। बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, उनके सामने विकल्प आ जाते हैं, यानी अब कह सकते हैं कि अभ्यर्थी की तरफ मुझे कौन सा सही लग रहा है वो मुझे इसको वोट देना है। तो इस तरह से इन्हें अधिक स्वतंत्रता मिल जाती है और वे संकुचित राजनीतिक दलबंदी से मुक्त रहकर मत पत्र में उम्मीदवारों के समक्ष क्रमिक रूप में अभिरुचि व्यक्त करते कि जो कौन मुझे ज़्यादा पसंद है उसको फेवरेट मानूं और कौन है जो सेकंड नंबर पे उसको मैं अपना मत दूं। तो इस तरह से यह एक तरह से क्या है, स्वतंत्र हो जाती है, जिसके अंतर्गत एकल संघ मत प्रणाली निर्वाचकों को अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवार चुनने में सबसे अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। इसके अंतर्गत आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक एकल संघ मत पद्धति है, उसमें मतदाता को अधिक स्वतंत्रता मिलती है। तो इस तरह से ये इसका गुण हो जाता है कि मतदाताओं को अधिक स्वतंत्रता कौन सी पद्धति मिलती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे कि कुछ हद तक क्या होता है, कुछ हद तक यहाँ पे भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार का अंत हो जाता है, ठीक है ना, कुछ हद तक। तो इस तरह से ये एक तरह महत्वपूर्ण गुण हो जाता है, क्योंकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के पक्ष में अगर हम तर्क दें, विपक्ष में देंगे तो कमी निकलेगी। पक्ष को माने आनुपातिक पद्धति का अगर पक्ष लें हम, तो पक्ष के तौर पे ध्यान रखना है कि ये तर्क दिया गया है कि इसके अंतर्गत राजनीतिक भ्रष्टाचार को बहुत अधिक सीमा तक अंत किया जा सकता है। इस पद्धति को अपनाने पर सामान्यतः विधानमंडल में एक राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता और इस प्रकार कोई भी राजनीतिक दल अपने समर्थकों को अनुचित लाभ नहीं पहुंचा सकता है। तो इस तरह से ये भ्रष्टाचार का अंत करने की एक चुनावी पद्धति है, महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट है कि न्याय पर आधारित है, ये व्यवस्था न्याय पर आधारित है। और एक अंतिम बात करें
तो वो आपको ध्यान रखना है कि एक जो राजनीतिक अपन जो चुनाव होता है उसमें बहुत बुरी के परिस्थिति का जन्म होता है, तो वो इसमें अंत हो जाए, तो वो है गैरी मैंडरिंग। ये आप ध्यान रखना। गैरी मैंड या मैंडी कर दिया है, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तो आप ध्यान देंगे गैरी मैंडरिंग। ये एक चुनावी प्रक्रिया के तौर पे धांधली करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें चुनावी व्यवस्था पक्ष विपक्ष यानी चुनाव है वो गलत तरीके से हो जाता है। तो गैरी मैंडरिंग जैसी कोई अन्य बुराइयां हैं, आदि बुराइयों का इस चुनाव पद्धति के द्वारा क्या हो जाता है, अंत। ठीक है ना। तो इस तरह से ये पद्धति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधुनिक निर्वाचन व्यवस्था की एक बुराई है, आधुनिक निर्वाचन व्यवस्था की बुराई क्या, गैरीमैंडरिंग, जिसका तात्पर्य शासक दल द्वारा अपने लाभ की दृष्टि से निर्वाचन क्षेत्र में मनमाने तरीके से अनुचित परिवर्तन करवा दिए जाते हैं। मतलब जब वापस इलेक्शन होने वाला हो, तो जो पहले सरकार थी वह इलेक्शन करवाने के तौर पे कुछ अपने पक्ष का कुछ धांधली करवा देती है, कोई गड़बड़ कर देती है, तो उस सरकार के द्वारा जो उसके पास पावर है उसका अनैतिक रूप में यूज करके वह कुछ गड़बड़ी उत्पन्न कर सकती है। ठीक है ना। निर्वाचन क्षेत्र में कुछ परिवर्तन कर सकता है, जिससे क्या उसको ज़्यादा लाभ हो। इस तरह की व्यवस्थाएं हैं वह, जैसे को हम गैरीमैंडरिंग कहते हैं, कि इस तरह की व्यवस्थाओं को अंत इस निर्वाचन पद्धति के अंदर हो जाता है। यानी ये आपके सामने जो मैंने समझाया है वो क्या है, निर्वाचन यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है, उसके गुण हैं। अब ये ध्यान रखना है इसकी गुण भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसी कमियां हैं जिसको हम यहाँ पे दोष के तौर पे यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दोष क्या हैं वो आप यहाँ पे ध्यान देंगे। अब तो ध्यान देना है यहाँ पे, जैसे हम दोष की बात करें कि इसकी इस अधीन पद्धति के ये कह सकते हैं कि निर्वाचन पद्धति है ये, इसके दोष क्या हैं। गुण तो हमने देख लिए, अब दोष के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो क्या क्या दोष है जो इस पद्धति को अपनाने पर संभावना होती है कि वो ऐसा होगा। तो देखिए, पहला है अनेक राजनीतिक दलों और गुटों का जन्म होता है। ठीक है ना। पहला तो गुण यही, दोष ये हो गया कि अनेक यहाँ पे आज गलतियाँ क्यों हो रही है, तो ध्यान दीजिए, अनेक राजनीतिक दलों एवं गुटों का जन्म, यानी ये एक जो हम कहते हैं कि इस पद्धति का दोष ये है अनुपातिक पद्धति का, कि इस पद्धति के तहत राजनीतिक दल बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, ऐसे गुट होते हैं जिन, अगर ज़्यादा राजनीतिक दल और गुट होंगे तो कोई भी सरकार है वो स्पष्ट बहुमत नहीं हो पाती है। और दूसरा कि इस आनुपातिक पद्धति की बात करें तो इसका दोष क्या है कि इससे बहुत सारे गुट उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे चुनावी क्षेत्र में अनैतिक और असमय अपव्यय है जो ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ये एक बुराई है, क्योंकि ज़्यादा राजनीति के अंतर्गत चुनावी क्षेत्र में ज़्यादा हद से ज़्यादा अगर दल हैं तो वे चुनावी जो प्रक्रिया है वो बाधित होती है, समय अपव्यय मतलब समय का दुरुपयोग होता है। तो ये एक इसकी कमी है कि इसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक दल और गुटों का जन्म हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से अगर ज़्यादा होंगे तो लॉस्की ने ठीक कहा है कि इसके अंतर्गत अनेक राजनीतिक दलों और गुटों का जन्म हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि इसके जो परिणाम हैं वह निराशाजनक सामने आते हैं। तो इस तरह से इसका ये गुण हो जाता है कि इसमें ज़्यादा राजनीतिक दल है वो उत्पन्न हो जाते हैं इस तरह की व्यवस्था में। मिले जुले मंत्रिमंडलों का निर्माण और परिणमत अस्थायी सरकारें, यानी मिले जुले मंत्रिमंडलों का निर्माण एवं परिमाणत
सरकार कैसी होगी फिर बता दीजिए आप ही। जब इस तरह की व्यवस्था होगी तो सरकार कैसी होगी? अस्थायी सरकार है। ये बहुत महत्वपूर्ण अवगुण हो गया, दोष हो गया इसका। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में चुनावी प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा दल है जो उसमें भाग ले रहे हैं, तो किसी को भी स्पष्ट बहुमत, स्पष्ट मत संख्या नहीं मिलेगी, निश्चित कोटा नहीं मिलेगा किसी भी दल को। तो फिर क्या होगा? ज़्यादा दल है और सभी चुनावी क्षेत्र में भाग लेंगे तो सबके थोड़े थोड़े मत मिलेंगे और कुछ एक उम्मीदवार जीतेंगे। तो जब सरकार बनानी है तो स्पष्ट बहुमत होना चाहिए, किसी के पास नहीं होगा तो क्या करेंगी कि 5 या 10 से ज़्यादा जो चुनावी जो राजनीतिक जो दल है वो मिलकर गठबंधन कर राजनीतिक सरकार बनाएंगे। तो जब गठबंधन वाली सरकार जब होती है तो इसका परिणाम क्या होता है? वो अस्थायी सरकार होती है। क्या होती है? क्योंकि 5 से ज़्यादा 10-15 दल जब मिलकर कोई सरकार बनाए तो इसमें संभावना क्या रहती है कि कभी भी वह सरकार है वो गिर जाएगी। क्योंकि बहुमत, अगर कोई दूसरा पक्ष से अपना बहुमत, अपने जो प्रतिनिधि है, अपना जो योगदान है उसमें वो अगर ले ले तो इस तरह सरकार गिर जाती है। तो ये एक तरह से क्या है कि ज़्यादा दल होंगे तो किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा, तो इस तरह से सरकार भी अस्थायी होगी। तो ये इसका एक अवगुण है कि सरकार स्थायी नहीं होना, इसका एक कमी आ जाती है। तीसरा अवगुण की बात करें, वर्गीय हितों को प्रोत्साहन। वर्गीय हितों को प्रोत्साहन। तो अब ये प्रोत्साहन किस तरह से आपको देखना है? जैसे पहले ही बताया था कि इसमें सभी वर्गों को बराबर प्रतिनिधित्व मिलता है, ये गुण था। लेकिन इसमें फिर वर्गीय व्यवस्था हो जाती है, किसी वर्ग विशेष में उसके प्रतिनिधि उसको ज़्यादा ध्यान दे, तो इस वजह से यह वर्गीय हितों को ज़्यादा प्रोत्साहन देती है। इसके अंतर्गत देखिए, इस पद्धति द्वारा निर्वाचन व्यवस्थापिका राष्ट्रीय एकता का साधन न होकर विभिन्न वर्गीय क्षेत्रीय हितों का संघर्ष बन जाती है। यानी इसके तहत क्या होता है कि निर्वाचन होता है वह एक व्यवस्थापिका देश के हित में न होकर हर अलग अलग वर्ग के प्रति चुनावी प्रक्रिया, यानी अपने अपने इच्छे की प्रक्रिया चुनाव हो जाता है। देश के हित में, व्यवस्थापिका के हित में नहीं देखा जाता है कि चुनावी प्रक्रिया के द्वारा एक व्यवस्थित और अच्छी व्यवस्थापिका बनानी है, उसके बजाय यहाँ पे वर्गीय क्षेत्रीय हितों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यानी इस तरह से ये एक कमी रह जाती है कि वर्गीय हितों को इसमें ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट, इस जो अपनी निर्वाचन पद्धति है इसके द्वारा निर्वाचकों और प्रतिनिधियों में संपर्क नहीं होता। चौथी जो कमी है इसकी, इस पद्धति के द्वारा, ठीक है ना, जो निर्वाचक होते हैं, जिसको वोट देना, निर्वाचकों एवं जो प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधियों के बीच सीधा संपर्क नहीं होता। प्रतिनिधियों में संपर्क नहीं, क्योंकि एक तरह से ये पद्धति ऐसी है जिसको हम अप्रत्यक्ष चुनाव के अंतर्गत मानते हैं, जिसके द्वारा जो मतदाता है, जो निर्वाचक है, उसका उससे उनके प्रतिनिधियों से जिनको वोट दिया उनसे कोई संपर्क होता ही नहीं है। तो इस तरह से ये एक अप्रजातांत्रिक भी होती है। क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्रजातंत्र क्या होता है? जिसका सीधा संपर्क होता है प्रजा का उस प्रतिनिधि तंत्र से। तो इसके अंदर देखें, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सभी योजनाओं के अंतर्गत बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र आवश्यक होते हैं। इसके अंतर्गत यानी इसी तरह की पद्धति को अपनाना है तो चुनावी क्षेत्र बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब निर्वाचन क्षेत्र ज़्यादा होने चाहिए, तभी ये पद्धति काम में ली जाती है। जब अगर चुनावी क्षेत्र बहुत ज़्यादा है तब ये पद्धति काम में ली जाती है। तो इन के अंतर्गत एक ही जगह पर बहुत सारे सदस्य प्रतिनिधि खड़े होते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं। तो इन बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिणाम ये होता है कि निर्वाचकों और प्रतिनिधियों के बीच कोई तालमेल होता ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रतिनिधि होते हैं और निर्वाचकों के बीच संबंध नहीं होता है, संपर्क नहीं रहता है। तो इस तरह से मतदाताओं की अपेक्षा दल के प्रति अनुत्तरदायी हो जाती है। तो ये एक कमी रह जाती है, निर्वाचकों और प्रतिनिधियों के बीच संपर्क न होना। तो इसके बारे में डॉक्टर फाइना ने कहा है कि इसे अपनाने पर, इस पद्धति को अपनाने पर अपने क्षेत्र की देखभाल प्राय समाप्त हो जाती है, क्योंकि जिसको सुना है अब वो कौन है, उसका देख रेख है वो अब व्यवस्थित नहीं हो पाती है। नेक्स्ट हम बात करें इसका, जैसे मैंने समझाया था कि ये पद्धति क्या है, कैसे काम करती है, तब बताया था ये बहुत जटिल है। मतलब इसका एक ये दोष हो गया कि ये अत्यधिक जटिल पद्धति है। ठीक है ना, तो पहले ही बताया था अत्यधिक जटिल पद्धति है, क्योंकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति अत्यंत जटिल और साधारणतः व्यक्ति इसे समझ नहीं पाता है। जैसे आपको भी अगर कहें
तो समझाना चाहे तो इसको थोड़ा वापस बहुत अच्छे से गौर से समझना पड़ेगा, फिर इसका प्रैक्टिकल करके फिर आपको ये किसी को आप बता भी सकते हो, तो इसलिए समझना भी क्रिटिकल है। तो ये एक जटिल पद्धति है क्योंकि मतों की गणना का कार्य तो और भी अधिक कठिन हो जाता है। अनेक बार निश्चित संख्या में उम्मीदवार न चुने जाने के कारण पुनर्निर्वाचन की भी आवश्यकता रहती है और राष्ट्रीय एकता के लिए घातक है यह पद्धति। नेक्स्ट इसका गुण है राष्ट्रीय एकता के लिए घातक पद्धति। अब ये कैसे घातक है तो इसको देखें यहाँ पे। जैसे आपको ध्यान रखना है कि आनुपातिक प्रतिनिधि में समाज के अनेक छोटे छोटे स्वार्थमूलक गुटों और भागों में जन्म मतलब विभाजित हो जाता है, यानी समाज अलग अलग टुकड़ों में हो जाता है। अलग अलग क्या था कहा ना कि वर्गीय हितों को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। तो इस तरह से एक राष्ट्र के लिए चुनाव की बात न होकर एक वर्ग क्षेत्र हित कि ये मेरा क्षेत्र है, यहाँ पे चुनाव होना चाहिए, ये जीतना चाहिए, इस तरह से वह भारत है वो अपने अपने क्षेत्र में क्षेत्रों विभाजित हो जाता है, जबकि राष्ट्रीय एकता के तौर पर चुनाव नहीं हो पाता। तो इस तरह से गुटों के पास राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक और आर्थिक कार्यक्रम नहीं होता और ये समाज में गुटबंदी व संकीर्णता का प्रसार करते हैं। और नेक्स्ट हम बात करें शासन के कार्यों का मूल्यांकन नहीं। इस पद्धति में शासन के कार्यों का मूल्यांकन नहीं हो पाता, ठीक है ना। अब जब मूल्यांकन किसी भी चीज़ का नहीं हो रहा है तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वह पद्धति होते हुए भी कोई काम की नहीं है, क्योंकि मूल्यांकन एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा उसका क्या महत्व है, क्या उपयोगी है, किस तरह से काम करे, तो ये एक तरह से पूरी एक डाटाबेस निकल के आती है। जब मूल्यांकन नहीं हो पाता है तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है और पढ़ने के बाद इसका मूल्यांकन किया जाए तो मूल्यांकन में उसका कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है तो मतलब वो पढ़ नहीं रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। तो इसी तरह जब इस पद्धति शासन के कार्यों का मूल्यांकन ये पद्धति नहीं कर पाती तो इसे अमहत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये तो हमने पढ़ा कि आनुपातिक पद्धति प्रणाली के गुण और दोष। अब हम ऐसी कुछ पद्धतियां हैं चुनावी पद्धतियां, ठीक है ना, तो उन पद्धतियों के बारे में हम चर्चा करें यहाँ पे। तो आपको समझना है कि उनको अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के तौर पे हम देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ अन्य पद्धतियों के बारे में चर्चा करेंगे तो वो आपको भी देखना है, क्योंकि हो सकता है कि अगर ये प्रश्न नहीं आए और दूसरी अन्य पद्धतियों के बारे में आ जाए जो मैं अभी बताने वाला हूँ तो आपको वो भी समझना होगा, ठीक है। तो देखिए अन्य पद्धतियों में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की अन्य प्रमुख पद्धतियां हैं जिसमें अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व मिले या नहीं मिले, तो इसके बारे में अन्य पद्धतियों की हम चर्चा करें यहाँ पे। अन्य पद्धतियां, तो पहले यहाँ अन्य पद्धतियों की बात करें तो ये है एकत्रित मतदान योजना। एकत्रित मतदान योजना या इसको पद्धति, हम जैसे पद्धति कह रहे हैं, योजना कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं तो आप समझ लीजिए। तो देखिए ये किस तरह की निर्वाचन पद्धति है तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसमें भी क्या होता है, इसका मैं बता देता हूँ कि इसमें भी जो निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है, जैसे उसमें होता था बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है इसमें, ठीक है ना, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें जैसे कहीं पे चुनाव हो रहा है तो उस चुनावी क्षेत्र को अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। तो इसके बाद क्या होता है कि प्रत्येक मतदाता को उतना ही मत देने का अधिकार है जितने सदस्य उस क्षेत्र से चुने जाते हैं। तो मतदाता को ये भी अधिकार होता है कि वह शायद तो अपने सभी मतों को किसी एक उम्मीदवार को दे दे या विभक्त कर दे। जैसे हम बात करें इस पद्धति की, जो ये बात करें जैसे जयपुर में चुनाव होना है इसी पद्धति पर, यानी इसी पद्धति के आधार पे जयपुर में चुनाव होना है, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे कितने प्रतिनिधि खड़े हो रहे चुनाव के लिए, 6 प्रतिनिधि है वो खड़े हो गए चुनाव के लिए। कितने प्रतिनिधि खड़े हो गए, 6 प्रतिनिधि, ठीक है ना। अब जब 6 प्रतिनिधि खड़े हो गए हैं तो अब ये ध्यान रखना इस पद्धति में होता क्या है, 6 प्रतिनिधि खड़े हो गए। अब 6 प्रतिनिधियों को मतदाता है वह कितने मत देता है, जो मतदाता होता है वह 6 मत देगा। कितने मतदाता, 6 मत देता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्या है, क्योंकि जैसे समझ लीजिए 6 प्रतिनिधि हैं तो इस हिसाब से मतदाता कितने मत देगा, 6 मत देगा। अब यहाँ पे होता क्या है इसमें कि उस मतदाता को अगर लगे, जैसे 6 प्रतिनिधि की बात करें, जैसे यहाँ पे आ जाता है A B C D E F, ये 6 प्रतिनिधि है, ठीक है ना। अब 6 जब प्रतिनिधि है जिसका चुनाव हो रहा है
तो इसमें से हर एक मतदाता है वो 6 वोट देगा। कितना वोट देगा? 6 वोट देगा। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि अगर इसको लगे कि मुझे तो 6 को नहीं देकर मुझे तो ये ए वाला प्रतिनिधि अच्छा लग रहा है, तो इस ए को ही, ये 6 के वो एक प्रतिनिधि है, ठीक है ना, यानी मतदाता है वो एक मतदाता को कितने मत देने की जरूरत पड़ती है? 6, क्योंकि 6 प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो वो 6 मत देता है। लेकिन वो एक प्रतिनिधि है, उन 6 को न देकर वह इस एक को भी दे सकता है, तो वह 6 के 6 वोट किसको देगा? 6 मत उस एक को ही दे दे। तो इस तरह से व्यवस्था होती है। तो समझ रहे हैं ना, क्योंकि 6 प्रतिनिधि है तो एक मतदाता को 6 वोट देने का उस समय अधिकार होता है। तो इसमें क्या होता है कि वह 6 को हर एक को एक वोट दे सकता है, या फिर सिर्फ एक व्यक्ति को ही सभी वोट दे सकता है, मत दे सकता है। तो इस तरह से एक मतदाता से अपने खुद के 6 वोट 6 के 6 किसको दे दे? पूरे के पूरे एक ही प्रतिनिधि को दे दे। तो ये व्यवस्था कहलाती है एकत्रित मतदान योजना। अब इसमें होता क्या है इस पद्धति में कि इस व्यवस्था को अपनाए तो इस व्यवस्था में क्या होगा? जो अल्पसंख्यक होते हैं, ठीक है ना, अल्पसंख्यक संख्या में कम होते हैं। अब उनमें से कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आएगा तो जीतेगा नहीं, क्योंकि ये व्यवस्था किसके लिए ज़्यादा फायदेमंद देती है? बहुसंख्यक की, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुसंख्यक जनसंख्या है वो अल्पसंख्यक के ऊपर हावी हो जाती है। और इस तरह से इनको इस व्यवस्था में, यानी इस चुनावी व्यवस्था में इनको प्रतिनिधित्व, इनको बराबर हक मिलता नहीं है। तो इस तरह से ये जो पद्धति है वह जो पद्धति क्या कहलाएगी? एकत्रित मतदान योजना। समझ में आ गया? इस तरह से अब दूसरी हम जैसे बात करें तो मैं समझ, तो देखिए जैसे ये तो आपने समझ लिया, ये कौन सी है? ये जो मैंने अभी समझाई ये वाली। अब है सीमित मतदान योजना। क्या होती है सीमित मतदान योजना? तो इसके अंतर्गत भी आपको समझना है, यह जो है वह जस्ट इसके विपरीत है। तो इसमें विपरीत कैसे? तो देखिए इसमें इस पद्धति में निर्वाचन क्षेत्र होना आवश्यक, इस पद्धति में भी ऐसा निर्वाचन क्षेत्र होना आवश्यक जिसमें 3, यानी एक तरह से ये तो समझ लीजिए कि बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र इसमें भी होता, तो इसमें भी बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होगा। इसमें भी बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। और हम बात करें कि इसके तौर पे भी, अगर इसमें भी हम बात करें कि जयपुर में चुनाव होने वाला है, कहाँ होने वाला? जयपुर में निर्वाचन होने वाला है। तो अब देखिए जयपुर में अगर होने वाला है तो हम ध्यान रखें इनमें से 3 या 3 से अधिक सदस्य चुने जाएँ तो इस व्यवस्था के अंतर्गत। अब यहाँ पे बात करें कि निर्वाचन क्षेत्र में जितने सदस्य चुने जाने हो प्रत्येक मतदाता को उनसे कम मत देने का अधिकार होता है। क्या? कम मत देने का। जैसे हम बात करें कि इसमें कितने प्रतिनिधि चुने जाने वहाँ पे? 6। कितने हम बात कर लेंगे? 6 प्रतिनिधि चुनना है। कितने चुनना है? 6 प्रतिनिधि। अब 6 प्रतिनिधि वहां पे खड़े हो गए। कितने प्रतिनिधि खड़े हो गए? 6। अब 6 प्रतिनिधि खड़े हो गए तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा? मतदाता, यहाँ पे जो मतदाता है वह जितने प्रतिनिधि है उससे कम उसे मत देने का अधिकार होगा। तो हम बात करें सभी में सुना हो रहा है जो 6 प्रतिनिधि खड़े हुए तो एक मतदाता को कितने मत देने का अधिकार होगा? 5 मत। कितने मत? एक कम, यानी 5 मत देने का अधिकार होगा। और इसके अंतर्गत एक व्यवस्था क्या हो गई कि इसमें तो एक व्यक्ति है जिसको 6 वोट देने का अधिकार था, तो 6 का 6 किसी एक को भी दे सकता था। लेकिन इसमें क्या होगा? उसे 6 जने हैं तो उसे 5 मत देने के ही अधिकार होंगे और हर एक को एक मत देगा। ठीक है ना? यहाँ पे क्या होगा? प्रत्येक प्रतिनिधि को 1 मत देने का अधिकार होगा। प्रत्येक प्रतिनिधि को 1 मत देने का अधिकार होगा। तो आप समझ रहे हैं ना? इस तरह से ये इसके बिल्कुल विपरीत हो गया, क्योंकि इसमें जो मतदाता है, एक मतदाता वो पूरे के पूरे अपने 6 वोट किसी एक को दे सकता है। लेकिन इसमें क्या, जितने प्रतिनिधि है उससे कम, यानी 5 मतदाता, मतलब 5 मत है वो एक मतदाता 5 वोट दे सकता है। अगर 6 है तो 5 देगा, लेकिन 5 भी एक को नहीं देगा। इसमें हर एक को जिसके जितने दे सकता है, यानी 6 में से 5 को हर एक को एक मत देगा। तो इस तरह से ये जो व्यवस्था है वो सीमित मतदान योजना कहलाती है। समझ में आ गया? और दूसरी हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, तो इस तरह से ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि अन्य पद्धतियों की जैसे हम बात करें तो ये आपको समझना है। आपको अगर इंपॉर्टेंट लगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है, क्योंकि अगर आप आनुपातिक पद्धति के प्रति प्रश्न नहीं आए, ये भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर हम बात करें कि जैसे किसी निर्वाचन क्षेत्र में अब से 3 उम्मीदवार
ने चुनाव लड़ा, तीनों को क्रमशः 3000, 2500 या 2000 मत प्राप्त हुए, तो क्योंकि किसी को भी निरपेक्ष मत प्राप्त नहीं हुए, इसलिए स को पराजित घोषित किए। दोनों के मतदान किस तरह से मतदाता है वह निर्वाचित समझा जाता है, यानी समझ लीजिए। ये दूसरी हम बात करें यहाँ पे, ये तीसरा जो अन्य पद्धति में है वो है द्वितीय मतपत्र योजना। द्वितीय मतपत्र योजना, अब ये क्या होता है, तो इसकी तरह आप समझ लीजिए कि इस मत पद्धति में प्रतिनिधि को व्यापक व न्यायोचित बनाने की एक अन्य प्रणाली द्वितीय मत योजना है। इसके अंतर्गत जब एक ही स्थान के लिए 2 से अधिक उम्मीदवार खड़े हो तो सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को निरपेक्ष बहुमत प्राप्त माना जाता है। अगर वह नहीं हो तो उन मतदानों के दोबारा मतदान होता है। मतलब मान लीजिए कि एक क्षेत्र में, एक निर्वाचन क्षेत्र में, एक निर्वाचन क्षेत्र, अब एक निर्वाचन क्षेत्र के अंदर कितने जने खड़े हो गए? 3 जने। कितने जने खड़े हो गए? 3। ठीक है ना। हम बात करें अ, ब और स, 3 जने खड़े हो गए। अब पहले वाले को मिल गए, समझ लीजिए 3000। कितने वोट मिल गए? 3000। दूसरे को मिल गए 2500। तीसरे को कितने मिल गए? 2000। कितने मिल गए? 2000 वोट मिल गए। इस तरह से ये वोट मिल गए। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि जैसे तीनों को जो वोट मिले हैं, हम इसकी अगर गणना करें, ये 3000 है, ठीक है ना, तो इसलिए 5 ये हो गए 7500 है वोट। कितने हो गए? 7500 वोट है टोटल। अब 7.5 का अगर हम आधा करें, 7.5 का हम आधा करें, जिसको हम कहते हैं बहुमत, क्या कहेंगे? बहुमत, ठीक है ना। तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप समझ लीजिए। यहाँ पे समथिंग ये हो जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मली। जैसे हम बात कर लेते हैं 3, 14, 5, 5, 10, ठीक है। तो ये यानी इतने मत किसी भी प्रतिनिधि को 3700 वोट मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए किसी को भी 3350 वोट नहीं मिल रहे। तो इस तरह से क्या होगा, जिसको सबसे कम मिले हैं, जैसे इसको कम मिले हैं, ठीक है ना, तो इससे हार माना जाएगा। इसे हारा हुआ माना जाए। क्यों? क्योंकि इसे इन दोनों के मुकाबले कम मिले हैं। तो इस तरह से क्योंकि निरपेक्ष बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए स को पराजित घोषित कर शेष 2 के लिए पुनः मतदान होगा। जब देख लीजिए कि यहाँ पे जो सबसे पीछे रह गया उसको इसे इलेक्शन, इस निर्वाचन क्षेत्र से इसको क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इसे प्राप्त नहीं हुए। अब इन दोनों के मध्य क्या होगा, पुनः मतदान होगा, पुनः मतदान करवाया जाएगा, अब पुनः मतदान होगा तब इनमें से जिसको ज़्यादा मिलेगा, जिसको वापस यानी 3750 मतलब टोटल वापस ये इसका वोटिंग होगा, मतलब 7500 के पास वापस मतदान होगी। अब मतदान होने के बाद जिसको ज़्यादा, अब तो पता है किसी एक को ज़्यादा नहीं मिलना है, तो इसको ज़्यादा या इसको जिसको भी मिलेगा वो जीता माना जाएगा। तो इस तरह से द्वितीय चरण पर यानी दूसरी बार वोटिंग होती है। तो ये हो गया द्वितीय मतपत्र योजना। समझ आ गया। तो ये तो थी अपनी आज की जो इस वीडियो में कहा कि कौन कौन सी अध्ययन पद्धतियाँ हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हमने पढ़ लिया है, तो इसके बाद हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है कि ये तो अपने अन्य अध्ययन पद्धतियाँ जिसके बारे में हमने व्यापक चर्चा कर ली है। अब ये क्या आता है कि प्रादेशिक तथा व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, तो यहाँ पे देख लीजिए, हम यहाँ पे 2 डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे तो हम लिख लेते हैं प्रादेशिक, कि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, ठीक है ना। दूसरा है व्यावसायिक, यानी एक तो प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था है वो है, ये चुनावी प्रक्रिया में बात करें कौन कौन सी निर्वाचन पद्धतियाँ होती है, तो एक तो यहाँ पे और हम देखें प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, दूसरा है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व। इस दोनों में अब क्या फर्क है मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रादेशिक पद्धति के अंतर्गत, प्रतिनिधि प्रणाली के अंतर्गत, इस पद्धति के अंतर्गत प्रतिनिधियों का चुनाव प्रादेशिक आधार पर होता है, यानी इसमें चुनाव
प्रादेशिक आधार पर, किस पर आधार होगा, यानी चुनाव, इसमें चुनाव प्रादेशिक आधार पर, और इसमें चुनाव होगा वह व्यावसायिक आधार पर होगा। यानी ये बात आपको ध्यान रखना है कि प्रादेशिक यानी किसी क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखते हुए जब चुनाव होता है तो वो होता है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, और किसी में उस वहाँ की व्यवस्था जो व्यवसाय है, बिजनेस की जो व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए चुनाव करें, तो इसके अंतर्गत जो चुनावी आधार होगा करवाने का वो होगा व्यावसायिक आधार पर। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखें कि इसमें प्रादेशिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत मान लिया जाता है एक क्षेत्र के निवासियों को कुछ सामान्य हित होते हैं और अन्य क्षेत्र के निवासियों को स्पष्टता से अलग होते हैं। ये प्रादेशिक हित इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उन क्षेत्र के निवासियों को अपने हित की सुरक्षा के लिए व्यवस्था भी अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होना चाहिए। वर्तमान समय में प्रचलित लगभग सभी निवासन पद्धतियाँ प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है ना। यानी इसमें दूसरा क्या होगा, क्षेत्र विशेष के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है ना। क्षेत्र विशेष को, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, कैसे जैसे समझ लीजिए कोई क्षेत्र है जहाँ पर कुछ विशेष अलग, तो इस तरह का क्षेत्र हिसाब से, यानी जैसे राजस्थान अलग हो गया, तमिलनाडु अलग हो गया, आंध्र अलग हो गया, तो ये क्षेत्र अलग हो गया। तो क्षेत्र अलग होने से क्षेत्र विशेष के चुनाव या एक ही क्षेत्र में अलग अलग हो जाते हैं। किसी अगर जाति के आधार पर देखें, किसी और दूसरे आधार पर देखें, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्षेत्र विशेष के आधार पर चुनाव होते हैं, प्रतिनिधित्व अलग अलग होते हैं, तो ये हो गई प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। समझ में आ गया। इसमें क्षेत्र विशेष हित है वो ज़्यादा मायने रखते हैं। दूसरा है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। अब प्रादेशिक आपने व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, तो व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का मतलब है व्यवसाय के आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। ठीक है ना। यानी इसमें तो किसी क्षेत्र विशेष को देखा जाता है, वहाँ पे उस क्षेत्र के प्रतिनिधि को चुना जाएगा। ठीक है ना। जैसे समझ लीजिए मेरे क्षेत्र से ये व्यक्ति है और इस तरह से किसी दूसरे क्षेत्र कोई दूसरा व्यक्ति, तो वो क्षेत्र विशेष में वहाँ के प्रतिनिधि उसको ही जिताना चाहेंगे, मेरा क्षेत्र मेरा प्रतिनिधि जीतना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई समाजिक व्यवस्था जहाँ पे बिजनेस की व्यवस्था ज़्यादा, व्यापार वगैरह ज़्यादा, मतलब व्यवसायिक ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो वोटिंग होगी वो क्षेत्र विशेष नहीं, व्यवसाय के आधार पर, किसके आधार पर, व्यवसाय के आधार पर प्रतिनिधित्व चुनने की व्यवस्था होगी। यानी एक ही क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के सामान्य हित साधारणतः पानी, बिजली आदि से संबंधित होते हैं, लेकिन यहाँ तक वास्तविक हितों का संबंध है। बम्बई में रहने वाले एक डॉक्टर के हितों का अपने पड़ोसी मोची के हितों के साथ उतना ही समानता नहीं होती जितनी कलकत्ता निवासी डॉक्टर के साथ। तो मतलब समझ लीजिए व्यवसाय के आधार पर कहने का मतलब है कि डॉक्टर का जो, जैसे यहाँ पे मुंबई में डॉक्टर है, तमिलनाडु डॉक्टर है, राजस्थान में डॉक्टर है, तो इस तरह से जो प्रतिनिधि चुना जाएगा, डॉक्टर से संबंधित प्रतिनिधि है वो खड़ा होगा, तो सभी क्षेत्र के जो डॉक्टर वाले प्रतिनिधि उस डॉक्टर को या उस व्यवसाय के आधार पर उसे वोट देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, क्षेत्र को ध्यान में नहीं दिया गया, यहाँ पे व्यवसाय को देखा गया है कि सब डॉक्टरी पद्धति वाले जो लोग हैं वो उस डॉक्टर को खड़ा हो गया तो उसको वोट देंगे। बिजनेस वाले हैं, ठीक है ना, जैसे फैक्ट्री वाले कोई है तो अगर फैक्ट्री वाले खड़ा हो गया तो बाकी सभी क्षेत्रों से, सभी देश के सभी हिस्सों से उस फैक्ट्री वाले को वोट दिया जाएगा। और दूसरे क्षेत्र के हिसाब से होता है तो वह क्षेत्र को ध्यान में रखा है। जब व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए जो वोटिंग होती है तो व्यवसाय के आधार पर होता है। तो ये तो हमने यहाँ पे बात की इनके आधार पे। अब हम एक महत्वपूर्ण है यहाँ पे चर्चा करें, वो ये है कि आदर्श प्रतिनिधित्व के तौर पे क्या शर्तें होनी चाहिए, यानी एक अच्छा चुनाव माहौल बनाया जाए और चुनाव करवाया जाए तो इसके लिए आदर्श प्रतिनिधित्व, जितने भी प्रतिनिधित्व व्यवस्था है जिसमें पद्धति है, उनमें सबसे अच्छी पद्धति के क्या गुण होने चाहिए, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये तो आप समझ गए हैं। तो देखिए हम यहाँ पे बात कर आदर्श प्रतिनिधि के लिए आवश्यक शर्तें।
ठीक है ना। तो ये यहाँ पे यानी जितनी भी हमने ये प्रतिनिधित्व की जो पद्धतियाँ पढ़ी हैं उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हमने निकल के बाहर आई है कि हम एक ये कह सकते हैं कि एक आदर्श प्रतिनिधित्व व्यवस्था वो होनी चाहिए जिसमें कुछ कंडीशन हो, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी शर्तें हो। तो क्या शर्तें जो एक आदर्श प्रतिनिधित्व में होनी चाहिए? तो पहला, सार्वलौकिक वयस्क मताधिकार। दूसरा, पहली कंडीशन तो ये है कि जब भी चुनाव हो रहा है तो वहाँ पर सभी प्रतिनिधियों को, जितने मतलब सभी मतदाताओं को, जितने उस राज्य में जनता रह रही है उन सभी को वयस्क होने पर यानी 18 साल के या उससे कोई एज के आसपास हैं तो उन सभी को उस मत प्रणाली, उस चुनाव में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। यानी सार्वलौकिक, सभी को बिना किसी भेदभाव के अगर वयस्क है तो उन्हें वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो पहला गुण, पहली कंडीशन, आवश्यक शर्त तो ये है कि एक अच्छा प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाए। तो इसके लिए पहली कंडीशन क्या होगी, होनी चाहिए वयस्क मताधिकार प्रणाली होनी चाहिए। दूसरा, गुप्त मतदान प्रथा। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि मतदान और वो गुप्त रूप में होने, अगर वो ओपन खुले रूप में होंगे तो इस पे चुनाव क्षेत्र की मर्यादा खत्म हो जाती है। तो इसलिए गुप्त मतदान का अर्थ है कि मत देने की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि मतदाता अपने मत किसके पक्ष में दिया है उसकी दूसरों को जानकारी नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं मत देने गया तो मेरी जानकारी दूसरे को पता नहीं होनी चाहिए। इस तरह से गुप्त प्रक्रिया होनी चाहिए मतदान की। और गुप्त मतदान की प्रथा के अंतर्गत मतदाता अपनी इच्छा अनुसार मत देने का प्रयोग कर सकता है, वरना कोई दूसरा देखेगा तो फिर इस तरह की जो व्यवस्था है वो भंग हो जाती है। तो गुप्त मतदान प्रणाली ये होनी चाहिए, यानी इस तरह की वोटिंग व्यवस्था हो कि गुप्त मत, अपना मत है वो गुप्त रूप में रहे। और तीसरी, प्रत्यक्ष, मुख्यतः प्रत्यक्ष और गौण रूप में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए। मुख्यतः प्रत्यक्ष और गौण रूप में अप्रत्यक्ष प्रणाली। यानी किसी भी देश में आदर्श प्रतिनिधित्व प्रणाली तभी होगी तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि जहां जरूरत हो, मुख्यतः कंडीशन, पहली कंडीशन तो क्या हो कि वहां पे चुनाव प्रक्रिया वो प्रत्यक्ष रूप में होनी चाहिए, जहां पे प्रतिनिधि का जनता सीधा संपर्क होना चाहिए। और दूसरा, अगर संभवतः बड़े स्तर पर हो चुनाव तब इसके लिए गौण रूप में हम कह सकते कभी, तो वहाँ पे अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया, यानी जो मतदान चुनाव होगा जिसमें अप्रत्यक्ष प्रणाली है वो अपनाई जानी चाहिए। यानी प्राथमिकता तो होनी चाहिए चुनावी क्षेत्र में मुख्यतः प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होनी चाहिए, लेकिन गौण रूप में अगर देखे जहाँ संभव नहीं हो तो अप्रत्यक्ष प्रणाली को भी अपनाया दिया जाना चाहिए, जहाँ पे जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि आगे चुनाव में भाग लेता है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे मतदाता प्रतिनिधि के बीच निकट संबंध। यहाँ पे बात करें नेक्स्ट, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि निकट संबंध। यानी यहाँ पे ये बात है कि जो मतदाता होता है, जो प्रतिनिधि होता है, उनके बीच जब चुनावी प्रक्रिया होती है तो उनके बीच संबंध है वो थोड़ा निकट होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो मतदाता है वह किनको वोट देना, उनके प्रतिनिधि को, उसके प्रतिनिधि उसको समझ सके, उनको बातचीत या जो संपर्क के रूप में उनको समझे कि अब मेरा वोट यहाँ पे जा रहा है तो ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है वो व्यक्ति। तो इस तरह से जब संपर्क में होगा तभी मतदाता का मूल्य है वो सही रूप में वहाँ पे आगे सामने जाएगा। तो इसलिए संपर्क होना चाहिए। पांचवा, जो एक अनिवार्य कंडीशन होनी चाहिए जिससे प्रतिनिधि व्यवस्था सुधरेगी, तो अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व। अब क्या होता है कि किसी भी देश के बाहर चुनावी प्रक्रिया में तो कुछ जाति या कुछ वर्ग बहुत ज़्यादा मात्रा में संख्या में रहते हैं और कुछ एक ऐसे हैं जो जिनका जनसंख्या बहुत कम है। तो ऐसे लोग जिनकी जनसंख्या कम है, ठीक है ना, वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। तो चुनावी प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, चुनाव का जो प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो अल्पसंख्यक कुछ कम मात्रा में जब लोग रह रहे हैं
कुछ जनसंख्या में भी कम है, फिर भी उनको उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उनको भी बराबर हक मिलना चाहिए, उनके प्रतिनिधि भी सरकार में जीतने चाहिए। इस तरह की व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए, क्योंकि बहुसंख्यक जनता में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को सुनने की व्यवस्था ही नहीं रहती, उनको हक नहीं मिलता। तो चुनावी प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें कुछ अल्पसंख्यक हैं तो उनके हक भी प्राप्त मिले, इसलिए उनकी उचित प्रतिनिधि की व्यवस्था होनी चाहिए। ये एक आदर्श प्रतिनिधि व्यवस्था में होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। तो यहाँ पे बात करें नेक्स्ट है अपना प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। ये भी एक महत्वपूर्ण है, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रजातंत्र में व्यावसायिक प्रतिनिधित्व या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए कोई स्थान नहीं, यानी धर्म के आधार पर वोटिंग या चुनाव नहीं होना चाहिए, या व्यवसाय काम या व्यवसाय के आधार पर भी नहीं होना चाहिए। अगर प्रतिनिधित्व व्यवस्था हो भी तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जिसमें क्या हो कि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था में उस प्रदेश की व्यवस्थाएं सुधर सकती हैं। तो इस तरह से हमारा ये आज का ये जो वीडियो है वो यहीं पे अपना जो लेसन यहीं पे समाप्त होगा। और ये अपना जो कह सकते हैं बीए फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर था, उस फर्स्ट पेपर का ये लास्ट लेसन का लास्ट पार्ट है जो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपना बीए पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर का, ठीक है ना। तब तक इससे कोई संबंधी कन्फ्यूजन है तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।